तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके साथ कदम से कदम मिला करके मुझे चलना है और जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाना है तब तक आपका साथ छोड़ना नहीं है। इसी जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगातार अभी लेखपाल के लिए यूपी लेखपाल के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है। कंप्यूटर की मैंने स्पेशली चला रखी है। अब आज से आपका पर्यावरण भी लगातार चलता रहेगा, तो आप सभी लोग इस तरह के क्लास को देखना मत भूलिएगा। आप देखिएगा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस तरीके के शामिल किए गए हैं। कुछ तो पीवाईक्यू इसमें डाला गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके संभावित समय के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी ये है कि जितना भी हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके पर्यावरण के ही अंतर्गत पहले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं के योग को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। परिधन आवरण, हमारे चारों ओर जो आवरण है, वायुमंडलीय आवरण है और आसपास के जैविक और अजैविक जो घटक हैं वो सब मिला करके टोटली आप देखेंगे पर्यावरण उनको कहा जाता है। हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो 11वें पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। भारत में छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहा जाता है? तो आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जो है दिखाई पड़ती है हमें। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस रिपोर्ट से दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर जल्दी से आपको बता देना है कि सतत विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो आवर कॉमन फ्यूचर से दिखाई पड़ता है। आवर कॉमन फ्यूचर किस आयोग के द्वारा जारी की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बर्टलैंड आयोग के द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर हमारा जारी किया गया था। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। फिर एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य की जरूरतों को से समझौता किए बिना वर्तमान का विकास करना। जैसे अभी अंधाधुंध तरीके से आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग किया जा रहा है और बिना सोचे समझे हम लोग उसको गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो सतत विकास करने की ज़रूरत है, धारणीय विकास करने की ज़रूरत है कि आप वर्तमान की ज़रूरतों को तो पूरा ही करें लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप कुछ प्राकृतिक संसाधन बचा के जाएं। पर्यावरण के सांस्कृतिक घटक में क्या शामिल है? तो आप देखेंगे सांस्कृतिक घटक में मानव निर्मित जितनी गतिविधियां हैं सब शामिल है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण एक क्या है? गतिशील और अंतः क्रियात्मक अवस्था है। पर्वत, मैदान और मरुस्थल पर्यावरण के किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो स्थल मंडल में पर्वत, मैदान ये सारी चीज़ें आती है। पर्यावरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आप देखेंगे पर्यावरण को मुख्य रूप से जो है कितने भागों में बांट सकते हैं इसकी बात चल रही है। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटक में। वह विशिष्ट स्थान जहाँ पर कोई जीव निवास करता है क्या कहलाता है? विशिष्ट स्थान की बात कर रहे हैं तो वो विशिष्ट स्थान जहाँ पर कोई जीव निवास करता है उसको क्या कहते हैं? आप सभी लोग सोचिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको आप देखेंगे आवास बोलते हैं। कहीं जीव कोई निवास करता है तो आवास कहते हैं। किसी प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में कार्यात्मक भूमिका अगर देखना हो तो निकेत से पता चलता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक निकेत में एक ही जीव रह सकता है। निकेत जैसे मान लीजिए चूहा का एक बिल है, चूहे के बिल में सांप नहीं रह सकता, उसी तरीके से एक निकेत में एक ही जीव रह सकता है। प्रकाश, तापमान, वर्षा पर्यावरण के कौन संगठक हैं? तो प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ये सब अजैविक आपके घटक हैं। कौन से? अजैविक है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो सूक्ष्म जीव आपके जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। किस घटक? जैविक घटक। क्षोभ मंडल और समताप मंडल किसका हिस्सा है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल आपका वायुमंडल का हिस्सा हो गया। नदियाँ, झीलें पर्यावरण के किस संगठक के अंतर्गत आती हैं? तो नदियाँ, झीलें पर्यावरण के आप देखेंगे जलमंडल के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद में फिर है धर्म, नैतिकता, राजनीतिक पर्यावरण किस संगठक में आएगा? तो ये आएगा सांस्कृतिक में आएगा। धर्म, राजनीति और ये सब निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कागज के थैले जो है पर्यावरण के अनुकूल है। वायुमंडल में CO2 की बढ़ती मात्रा का अधिकांश भाग किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब आपका हो जाएगा महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा CO2 की बढ़ती मात्रा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण क्या कहलाता है? डिग्रेडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकर्षण कहलाता है। NGT का फुल फॉर्म क्या है भाई? NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में NGT का गठन किया गया था, अक्टूबर 2010 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है NGT किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करता है? तो आप देखेंगे पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने का काम इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? पर्यावरण संरक्षण 1986 अधिनियम 1986 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 253 के तहत। अगला है आपका, अगला है क्या NGT नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा प्रक्रिया बाध्य है? नहीं, ऐसा नहीं। NGT जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है, बाध्य नहीं है। पर्यावरण पर मानव द्वारा डाला गया प्रतिकूल प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रदूषण या अपकर्षण, डिग्रेडेशन। ग्रीन बेंच का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा पर्यावरण संबंधी मामलों से है। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना CPCB की स्थापना CPCB की स्थापना कब हुआ था? CPCB की स्थापना 1986 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसका बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है CPCB किस अधिनियम के तहत एक स्थापित वैधानिक निकाय है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको शॉर्ट में फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किस अधिनियम के तहत एक स्थापित वैधानिक निकाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब होगा? सही हो जाएगा जल अधिनियम 1974 के तहत स्थापित एक जो है वैधानिक लीगल बॉडी है। ठीक है ना। NGT CPCB में क्या अंतर है भाई? अगर 33 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे NGT न्यायिक निकाय है और CPCB क्या है? कार्यकारी या तकनीकी निकाय है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन NPOP का कार्यान्वयन कौन करता है? तो आप देखेंगे कार्यान्वयन कौन करेगा? कार्यान्वयन आप देखेंगे इसका जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करेंगे। ठीक है। एपीडा की स्थापना कब हुई थी? एपीडा की स्थापना आप देखेंगे 1985 में दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? 1985 में। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है आपका 1985 में। ठीक है। एपीडा की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जैविक उत्पादों प्रमाणीकरण के लिए आपको पता ही है एक मार्क जो है यूज़ किया जाता है। फिर NPOP की बात करें तो NPOP जो है वो आपका दिखाई पड़ता है, कब दिखाई पड़ता है? एपीडा के अंतर्गत NPOP के तहत सचिवालय की भूमिका कौन निभाता है? एपीडा के अंतर्गत निभाया जाता है। NGT की बात करें तो NGT जो है वो आपका किस समय के भीतर आवेदन का निपटारा करने की कोशिश करता है? तो आपको बताना है जो है ये है 1 साल के अंदर अंदर NGT क्या कर देना चाहिए? किसी भी टाइमलाइन किसी भी जो है आपके केस का निपटारा कर देना चाहिए 1 साल के अंदर। CPCB वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस अधिनियम के तहत काम करता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये 1981 वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 के अंतर्गत काम करता है। जैविक खेती किसका उपयोग पूर्णतः वर्जित है? तो जैविक खेती में रासायनिक वगैरह का यूज़ नहीं होता। भारत का प्रथम जैविक जो राज्य है सिक्किम है, आपको पता ही है। सिक्किम को कब ये दर्जा दिया गया है? तो अगर आपसे सिक्किम को पूछा जाए कब दर्जा दिया गया है तो आप देखेंगे 2016 में दर्जा दिया गया था। कब दर्जा दिया गया? 16 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को यह सम्मान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दी गई है? तो आप कहेंगे ये जो है फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है FAO के द्वारा प्रकृति की स्वयं, FAO मतलब FAO आपका जो है FAO का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर संबंधी जो आपका फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड इनको दिया गया था। प्रकृति की स्वयं को प्रदूषण मुक्त करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रकृति जो है अपने आप को प्रदूषण मुक्त करने की बात करता है तो इसको साइबरनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबरनेटिक्स। मानव जनित प्रदूषण को क्या कहते हैं?
एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण मतलब मानव द्वारा प्रदूषण जो किया जाता है। सिक्किम जो है वो कितने हेक्टेयर में, सिक्किम कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती करता है, तो 75,000 हेक्टेयर में करता है। प्रदूषण के आधार पर स्रोतों को किन दो श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। क्या सिक्किम में रासायनिक उर्वरक पर बिक्री बंद है, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बंद नहीं, लेकिन पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि सिक्किम में जो है किसी प्रकार का वो यूज़ ना किया जा सके। हालांकि 48 में आप कहेंगे क्या सिक्किम में बंद है, तो हाँ बोलेंगे, ठीक है। इसमें आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा, ये वाला, हाँ आपका सही है, रासायनिक उर्वरकों की बिक्री जो है बंद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑर्गेनिक लोगों का स्वामित्व किसके पास है, तो आप सही बताएंगे, वाणिज्य मंत्रालय के पास इंडिया ऑर्गेनिक लोगों का स्वामित्व है। इंडिया ऑर्गेनिक लोगो जो होता है उसका स्वामित्व किसके पास है, लोगो की बात चल रही है यहाँ पर। लोगो, लोगो जैसे हर एक चीज़ का होता है वैसे ही लोगो होता है, ठीक है। पर्यावरण निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर आप बताएंगे पर्यावरण निम्नीकरण का मुख्य कारण अनियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ हैं। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये दिखाई पड़ता है। यूएनएफसीसी अंतर्राष्ट्रीय संधि किस वर्ष कहाँ तैयार हुई, तो 52 का देखें तो ये 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में तैयार हुई थी यूएनएफसीसी। आईएनडीसी शब्द का प्रयोग जो है वो कब किया गया, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए किया गया, ठीक है। इंटरनेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऐसे कुछ करके है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 54 का इंडिया भारत में आईएनडीसी, हाँ वही चीज़ है आपका डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो आपका है कि आप 2030 तक उत्सर्जन कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर सही हो जाएगा जो है 33 से 35% प्रदूषण कम करने का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितने अध्याय हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मान लीजिए पूछ लेता है आपसे, तो आप बताइए 4 अध्याय 26 धाराएं हैं, ठीक है। यूएनएफसीसी का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, जब अगर ऐसे आपका क्वेश्चन पूछे तो आप बताइए एक बॉन की, जर्मनी बॉन में है, हालांकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, लेकिन जर्मनी बॉन में इसकी यूएनएफसीसी का मुख्यालय दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आईएनडीसी में कितने अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्या, वो होगा 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन तक। नेट जीरो का अर्थ क्या है, नेट जीरो के अर्थ की बात करें तो हमें दिखाई पड़ा उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन, ठीक है। क्या पर्यावरण अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को मानक निर्धारित करने की शक्ति देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, मानक निर्धारित करने की शक्ति देता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो उस जाहिर सी बात पृथ्वी सम्मेलन के समय क्या बना था, 1992 में आपका रियो डी जेनेरियो का समिट हुआ था, और वहीं पर आप देखेंगे यूएनएफसीसी का गठन होता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।